हॉलीवुड डायरी के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम इट चैप्टर 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं डैडी टाउन में। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपको पहले ही बता दें कि ये वीडियो स्पॉइलर से भरा हुआ है, क्योंकि हम एंडिंग एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इस मूवी को भी पूरी तरह एक्सप्लेन करने वाले हैं। हेलो। इट चैप्टर 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां इट मूवी ख़त्म हुई थी। हमने इट मूवी के अंत में देखा था कि लूजर ग्रुप के सभी बच्चे एक साथ मिलकर इट यानी पेनीवाइज का सामना करते हैं और उसको हराने में कामयाब भी होते हैं। यहीं से इट चैप्टर 2 की शुरुआत होती है। इसी दौरान पेनीवाइज बेवर्ली को डेडलाइट दिखाकर बेहोश कर देता है। बेवर्ली सभी बच्चों को बताती है कि जब वह बेहोश हो गई थी तब उसने सभी बच्चों का एक विजन देखा था कि वो सभी बच्चे बड़े हो गए हैं। इसी दौरान जब स्टैनली बेवर्ली से पूछता है कि वह कैसा दिख रहा था, तब बेवर्ली थोड़ा सा असहज होकर जवाब देती है और फिर सारे बच्चे ब्लड ओथ लेते हैं कि जब भी यह पेनीवाइज वापस आएगा तो ये लोग उसे फिर से हराएंगे। और फिर 27 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ डैडी टाउन में डैडी कैनल फेस्टिवल मनाया जाता है। एड्रियन अपने बॉयफ्रेंड को किस करता है, तभी वहाँ फेस्टिवल में मौजूद कुछ लड़के उसे ऐसा करते देख एड्रियन और उसके बॉयफ्रेंड का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उन्हें बुरा भला भी बोलते हैं। एड्रियन भी उन्हें उल्टा जवाब देता है। फेस्टिवल से लौटते वक्त वो लड़के एड्रियन और उसके बॉयफ्रेंड को बुरी तरह पीटते हैं और एड्रियन को घायल करके उसे ब्रिज के नीचे फेंक देते हैं। एड्रियन जब डूब रहा होता है तब पहली बार हमें पेनीवाइज दिखता है। तब पेनीवाइज उसे हाथ देकर पानी से बाहर निकालता है और फिर उसके बॉयफ्रेंड के सामने ही उसे जान से मार देता है। फिर कई सारे रेड बलून हमें दिखते हैं जो ये संकेत देता है कि पेनीवाइज अब वापस आ गया है। इस घटना की खबर माइक को मिलती है जो कि अब अडल्ट हो चुका है। वह उसी ब्रिज के नीचे जाता है जहाँ यह घटना हुई थी। माइक को ब्रिज के नीचे पिलर पर खून से कम होम लिखा हुआ दिखाई देता है और वहाँ उसे रेड बलून की निशानी भी दिखती है और माइक ये समझ जाता है कि अब 27 साल बाद पेनीवाइज फिर से वापस लौट आया है। माइक ये देखकर डर जाता है और लूजर ग्रुप के बाकी सारे मेंबर्स को फ़ोन करता है, क्योंकि माइक के अलावा बाकी सारे लूजर ग्रुप के बच्चे इस डैडी टाउन को छोड़कर जा चुके हैं। सिर्फ माइक ही डैडी टाउन में रह रहा होता है। माइक सबसे पहले बिल को कॉल करता है। बिल एक बहुत बड़ा राइटर बन गया है और उसकी लिखी नॉवल पर अब फिल्में बनने लगी हैं। बिल की वाइफ एक एक्टर है जो उसकी फिल्मों में लीड रोल करती है। बिल ने जो भी नॉवल लिखी है उसकी तारीफ तो बहुत होती है, लेकिन उनकी एंडिंग्स किसी को पसंद नहीं आती, यहाँ तक कि बिल की वाइफ को भी नहीं, क्योंकि बिल की स्टोरी की एंडिंग्स कभी भी हैप्पी नहीं होती। जैसा कि हम जानते हैं कि यह मूवी स्टीफन किंग के नॉवल पर बेस्ड है और इस मूवी में बिल को जिस तरह का राइटर दिखाया गया है वो काफ़ी हद तक स्टीफन किंग की स्टोरी से मिलती जुलती है, क्योंकि स्टीफन किंग भी अपनी स्टोरीज को कभी हैप्पी एंडिंग नहीं देता। माइक जब बिल को कॉल करता है तो पहले बिल उसे पहचान नहीं पाता। फिर माइक के उसे याद दिलाने पर बिल डैडी टाउन आने को रेडी हो जाता है। इसके बाद माइक रिची को कॉल करता है जो अब एक फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन बन चुका है। रिची भी पहले माइक को नहीं पहचानता, लेकिन माइक की सारी बातें याद दिलाने पर रिची भी डैडी टाउन आने को तैयार हो जाता है। डैडी टाउन की बातें याद आने पर रिची को कुछ अजीब सा फील होना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ तक कि जब रिची स्टेज पर होता है तो वह अपने डायलॉग्स भी भूल जाता है। इसके बाद माइक एडी को कॉल करता है जो अब शादीशुदा है और एडी की वाइफ भी उसी तरह एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव नेचर की है जैसी एडी की मॉम थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिस एक्ट्रेस ने उसकी मॉम का कैरेक्टर प्ले किया था वही एक्ट्रेस ने एडी की वाइफ का भी कैरेक्टर प्ले किया है। दूसरों की तरह एडी भी माइक को नहीं पहचानता और फिर याद दिलाने पर उसे भी सारी बातें याद आ जाती हैं। एडी भी थोड़ा परेशान हो जाता है और अपनी कार से दूसरी कार का एक्सीडेंट कर देता है। इसके बाद माइक बेन को कॉल करता है जो एक बड़ी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा है। बेन ने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन बेन बेवर्ली को अभी तक नहीं भूला।
और उसने बेवर्ली की यादों को अभी तक अपने पास संभाल कर रखा है। बाकियों की तरह बेन भी डैडी टाउन आने को तैयार हो जाता है और फिर माइक स्टैनली को कॉल करता है। स्टैनली भी डैडी टाउन को बुला चुका होता है। माइक के याद दिलाने पर स्टैनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और बात तब में स्टैनली डैडी टाउन की यादों के बारे में सोचते सोचते अपनी कलाई की नस काट कर सुसाइड कर लेता है। माइक फाइनल कॉल बेवर्ली को करता है। बेवर्ली ने एक अमीर इंसान से शादी कर ली है। बेवर्ली का पति उसे डोमिनेट करता है और एक शकी इंसान है जो छोटी छोटी बातों पर बेवर्ली को बुरी तरह मारता पीटता है। बेवर्ली का पति ये सब सुन लेता है और फिर बेवर्ली पर शक करता है। फिर वह उसे फिजिकली अब्यूज़ करता है। बेवर्ली अब और बर्दाश्त नहीं करती और वो फाइट बैक करती है और उसे छोड़कर चली जाती है। दूसरों की तरह बेवर्ली की भी डैडी टाउन की यादें धुंधला चुकी हैं। माइक बेवर्ली को जब उनकी ब्लड ओथ याद दिलाता है, बेवर्ली भी आने को तैयार हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सीवर से पानी बाहर आ रहा होता है। साथ में कई सारी डेड बॉडीज़ भी बाहर आती हैं और इन डेड बॉडीज़ के साथ हेनरी भी सीवर से बाहर आता है। जैसा कि आपने इसके पहले के पार्ट इट मूवी में देखा था कि हेनरी माइक को मारने की कोशिश में कुएं में गिर जाता है और उसके बाद अब हेनरी को दिखाया जाता है। फिर हेनरी अपने घर जाता है जहां उसे पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि उसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। लेकिन जब पुलिस उसे गिरफ्तार कर रही थी तब भी वह रेड बलून को देखकर हंस रहा था। इससे साफ पता चलता है कि पेनीवाइज ने हेनरी के माइंड को कंट्रोल कर लिया है। नेक्स्ट सीन में स्टोरी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है और हेनरी एक मेंटल असाइलम में होता है। उसे वहाँ भी एक रेड बलून दिखता है जिसे देखकर वो खुश हो जाता है और अजीब हरकतें करने लगता है। हेनरी को जब रूम में बंद कर दिया जाता है उसे वहाँ बेड के नीचे भी एक रेड बलून दिखता है। हेनरी जब उस रेड बलून को खींचता है तो उसे वहाँ एक ज़ॉम्बी टाइप का शैतान दिखता है। ये शैतान कोई और नहीं बल्कि हेनरी का दोस्त पैट्रिक है जिसे पेनीवाइज ने इट मूवी में मार दिया था। पैट्रिक हेनरी को उसका चाकू देता है। इससे ये हमें साफ पता चलता है कि हेनरी को अभी भी पेनीवाइज यूज़ करना चाहता है ताकि वे लूजर ग्रुप के मेंबर्स को मार सके। अगले सीन में डैडी टाउन का एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ एक एक कर सारे लूजर ग्रुप के मेंबर्स आते हैं। ये लोग कई सालों बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। ये लोग आपस में खूब मस्ती भी करते हैं। बेन स्टैनली के बारे में पूछता है कि वो वहाँ क्यों नहीं आया और फिर बातों बातों में ये लोग ये रियलाइज़ करते हैं कि उन लोगों को वो सभी बातें याद आ रही हैं जो वो भूल गए थे। माइक उन्हें बताता है कि जब भी कोई डैडी टाउन छोड़कर चला जाता है तो डैडी टाउन की यादें भी धुंधली हो जाती हैं। लेकिन माइक को सब कुछ इसलिए याद रहा क्योंकि वो डैडी टाउन छोड़कर नहीं गया। फिर माइक सबको पेनीवाइज के बारे में याद दिलाता है और बोलता है कि वो वापस आ गया है और उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया है, इसलिए अब उन्हें वापस उसे मारना होगा। ये बात सुनकर लूजर ग्रुप के सभी मेंबर डर जाते हैं और माइक उन्हें उनकी ब्लड ओथ याद दिलाता है। लेकिन वो लोग वापस जाना चाहते हैं। उनमें से कोई भी पेनीवाइज से लड़ना नहीं चाहता। वो सभी अपने फॉर्चून कुकीज़ को ओपन करते हैं और जब वे सभी मैसेजेस को एक साथ मिलाते हैं तो एक सेंटेंस बनता है, गेस स्टैनली कुड नॉट कट इट। इस बात से ये सभी लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर देखते देखते फॉर्चून कुकीज़ अजीब तरह के कीड़ों में बदलने लगते हैं जो इंसानों जैसे फेस वाले, एक आँख वाले जिनके टेंटिकल्स होते हैं और गंदे कीड़ों जैसे होते जाते हैं जो इन पर अटैक करने लगते हैं। जल्द ही माइक ये समझ जाता है कि ये सब रियल नहीं है और पेनीवाइज उनके दिमाग के साथ खेल रहा है। ये सभी लोग रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं और बेवर्ली स्टैनली को कॉल करती है। स्टैनली की वाइफ उसे बताती है कि स्टैनली ने बाथटब में सुसाइड कर लिया है। इस बात से सभी लोग बहुत डर जाते हैं और डैडी टाउन छोड़कर जाने का फैसला करते हैं। माइक किसी तरह बिल को रोकने में कामयाब हो जाता है और बिल को अपने घर ले जाता है। इसके बाद एक स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है जहां बेसबॉल मैच चल रहा होता है और वहां एक छोटी बच्ची जिसका नाम विक्टोरिया है अपनी माँ के साथ मैच देख रही होती है। यह बच्ची वहां बोर हो रही होती है, तभी वहां एक जुगनू को देखती है और उसके पीछे जाते जाते ऑडियंस स्टैंड के पीछे चली जाती है। वहां पेनीवाइज होता है जो उस बच्ची को भावुक करके अपने पास बुलाता है और फिर उसे मार देता है।
इस सीन को देखकर हमें इट मूवी का वो सीन याद आता है जब पेनीवाइज जॉर्जी को अपने पास बुलाकर मार देता है। नेक्स्ट सीन में मेंटल असाइलम दिखाया जाता है जहां हेनरी चाकू से सिक्योरिटी वाले को मार देता है और हेनरी को वहां भागने से उसका मरा हुआ दोस्त पैट्रिक मदद करता है। दूसरी तरफ बेन, बेवर्ली, रिची और एडी होटल पहुंचते हैं। बेन बेवर्ली से बात करते हुए समझ जाता है कि बेवर्ली कुछ छुपा रही है और स्टैनली मरने वाला है, ये भी बेवर्ली को पहले से पता था। बेवर्ली पहले तो उन्हें कुछ बताने से मना कर देती है, लेकिन फोर्स करने पर उन्हें बताती है कि उसे पता था स्टैनली कैसे मरेगा और उसने अपने ग्रुप में सबको मरते हुए नाइटमेयर में देखा था। ये बात सुनकर सब बहुत डर जाते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि बेवर्ली ये सब कुछ इसलिए देख पाती है क्योंकि उसने पेनीवाइज का असली रूप देखा है जो कि एक डेडलाइट है। उधर माइक बिल को लेकर अपने घर पहुंचता है जो कि सिटी लाइब्रेरी के अंदर ही है। माइक पिछले 27 सालों में इस बात की स्टडी कर रहा है कि पेनीवाइज कौन है, कहां से आया है और उसे कैसे मारा जा सकता है। माइक बिल को पानी में एक ड्रग पिलाता है और उसे पेनीवाइज के ओरिजिन के बारे में बताता है। वह उसे एक पोट्री भी देता है जो उसने अमेरिकन नेटिव ट्राइब से चुराया था। बिल को उस एशियन पोट्री में देखते ही सारा विजन दिखने लगता है। बिल को दिखता है कि पेनीवाइज अंतरिक्ष में से एक मीटियोर के रूप में पृथ्वी पर आया था जो शुरुआत में एक चील का रूप लेता है और उन ट्राइब ने माइक को बताया कि पेनीवाइज को मारने का एक ही तरीका है जो कि रिचुअल ऑफ चुड है। रिचुअल ऑफ चुड को अकेले परफॉर्म नहीं किया जा सकता, इसलिए माइक ने बाकियों को बुलाया था ताकि वो सब मिलकर पेनीवाइज को इस रिचुअल के द्वारा ख़त्म कर सकें। पेनीवाइज को उसके ओरिजिनल रूप में ही ख़त्म किया जा सकता है जो कि डेडलाइट है, वो भी उस पॉटरी के द्वारा। माइक जब उन ट्राइबल से मिला था और उन ट्राइबल्स ने माइक को जो भी बातें बताई थी वो सब बातें अब बिल को भी विजन में दिखती हैं। बिल और माइक लूजर ग्रुप के दूसरे लोगों को समझाते हैं कि उन्हें पेनीवाइज को ख़त्म करना ही होगा क्योंकि ये एक वायरस की तरह उनसे जुड़ गया है और यदि ये लोग उनसे दूर भी भागेंगे तब भी वे उन्हें मार देगा, इसलिए सबको साथ मिलकर पेनीवाइज को मारना होगा। माइक उन्हें बताता है कि सब साथ मिलकर रिचुअल ऑफ चुड के द्वारा पेनीवाइज को ख़त्म कर सकते हैं। माइक उन्हें बताता है कि उन्हें अपनी यादों से जुड़ी एक आर्टिफैक्ट लानी होगी। आसान शब्दों में कहा जाए तो उन सबको डेरी टाउन की यादों से जुड़ी अपनी एक निशानी लानी होगी। बिल उन्हें बताता है कि उन्हें अपनी यादों को रिकलेक्ट करना होगा। 27 साल पहले समर में जब उनका झगड़ा हो गया था तब ये सब अलग हो गए थे। उन यादों को वापस पाने के लिए इन सब को फिर से अलग अलग होकर वहाँ अकेले जाना होगा जहाँ इन लोगों ने अलग होने के बाद अकेले समय बिताया था। फिर वे सब लोग बेन के बनाए सीक्रेट हाइड आउट में जाते हैं और वहाँ उन्हें स्टैनली से जुड़ी एक निशानी मिलती है। इसके बाद बेवर्ली अपने पुराने घर जाती है जहाँ उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। बेवर्ली को अपने पुराने घर में अपने पिता से जुड़ी बुरी यादें भी रिकलेक्ट होती हैं जिसमें वो उसे उसकी माँ से कंपेयर करता है और फिर बेवर्ली पर परफ्यूम डालकर उसे हक करता है जो कि एक फिजिकल अब्यूज़ का साइन भी है। बेवर्ली को वहाँ वो लेटर मिलता है जो बेन ने उसके लिए लिखा था, लेकिन बेवर्ली को लगा था कि ये बिल ने लिखा है। ये लेटर एक आर्टिफैक्ट है या यूं कहें कि ये एक यादों से जुड़ी निशानी है। बेवर्ली को वो बूढ़ी औरत बोलती है उसका पिता सर्कस में एक जोकर था जो कोई और नहीं पेनीवाइज ही है और ये बूढ़ी औरत भी पेनीवाइज ही होता है जो एक भयानक रूप लेकर बेवर्ली पर हमला कर देता है। किसी तरह बेवर्ली वहाँ से भाग जाती है और भागते समय पेनीवाइज बेवर्ली को अपना ह्यूमन वाला रूप दिखाता है और बोलता है कि जैसा कि उसने अपने सपने में देखा था कि सारे लूजर्स मर जाएंगे, वो उसे कभी भी चेंज नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ रिची वहाँ जाता है जहाँ वो गेम्स खेलता था और वहाँ उसे एक कूपन मिलता है जो उसकी एक निशानी है। फिर रिची को वहाँ एक इंसिडेंट याद आता है जब वो वहाँ हेनरी के कज़न के साथ गेम खेल रहा था और फिर हेनरी का कज़न रिची उसे गे बोलता है और तभी वहाँ हेनरी भी आ जाता है और रिची को गे बोलते हुए उसे सबके सामने जलील करता है। हालांकि रिची एक गे था पर यह बात वो सबसे छुपा कर रखता था। रिची दुखी होकर उस ग्राउंड में जाता है जहाँ एक बड़ा स्टैचू होता है जो उस पर अटैक कर देता है और फिर रिची खुद को समझाता है कि ये रियल नहीं है। फिर स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आती है और रिची वहाँ आकर बैठता है
वहाँ उसे पेनीवाइज दिखता है जो उसे डराता है और उसे बोलता है कि वो उसकी गे होने वाली बात सबको बता देगा। फिर पेनीवाइज रिची पर अटैक कर देता है, लेकिन रिची वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ बिल को एक शॉप में अपनी पुरानी साइकिल दिखती है और इस शॉप में शॉपकीपर का कैरेक्टर खुद स्टीफन किंग ने प्ले किया है, जो कि एक मज़ेदार सरप्राइज था। आप सबको बता दें कि यह फिल्म स्टीफन किंग के नॉवल पर ही बेस्ड है। स्टीफन बिल को उसकी साइकिल $300 में बेच देते हैं और वे भी बिल को उसकी स्टोरी की एंडिंग को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं। इस साइकिल को लेकर बिल बहुत खुश हो जाता है और अपने पुराने घर की ओर जाता है। बिल अपने पुराने घर को देखता है तो उसे जॉर्जी की याद आती है और फिर बिल सीवर के पास जाता है जहाँ से जॉर्जी को पेनीवाइज ने अंदर खींच लिया था। बिल वहाँ पेनीवाइज को रोते हुए बोलता है कि उसने जॉर्जी को ही क्यों मारा। तभी अंदर से पेनीवाइज जवाब देता है क्योंकि बिल उसके साथ नहीं था और वो अकेला था इसलिए। तभी उस सीवर के अंदर हाथ में पेपर की नाव लिए जॉर्जी दिखता है। बिल उसे बाहर निकालने के लिए अंदर हाथ डालता है, लेकिन पेनीवाइज उसे अंदर की ओर खींचने लगता है। बिल किसी तरह अपने आप को छुड़ाता है और बिल के हाथ में वो पेपर बोर्ड भी आ जाती है। बिल को वहाँ एक छोटा बच्चा दिखता है जो उसके पुराने घर में अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। बिल उससे पूछता है कि क्या तुम्हें इस सीवर में कोई पुकारता है, तो बच्चा बोलता है कि नहीं, लेकिन बाथ टब में उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है। बिल उसे बचाने के लिए उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि उसे यह शहर छोड़कर चले जाना चाहिए, यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो बच्चा घबरा जाता है, उसे कार्निवल में जाना है यह बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। बिल अपने भाई को खो चुका है और बिल नहीं चाहता कि अब कोई और बच्चा पेनीवाइज का शिकार बने, इसलिए बिल उस पर इस तरह चिल्ला रहा था। इसके बाद बेन को दिखाया जाता है जो अपने स्कूल जाता है और वहाँ उसे वो मेमोरीज याद आती हैं जब वह अपने स्कूल के प्रोजेक्टर रूम में होता है और बाकी बच्चे जाते जाते उससे मिसबिहेव करते हैं। तभी वहाँ बेवर्ली आती है और जब बेन उसे किस करने वाला होता है तब वो बेन को मोटा भद्दा बोलकर उसका मजाक उड़ाती है और फिर उसके सिर में आग जलने लगती है। बेन ये समझ जाता है कि ये बेवर्ली नहीं बल्कि पेनीवाइज है। इधर बिल उस कार्निवल में पहुंचता है जहां वो बच्चा एक भूल भुलैया के अंदर जाता है। बिल भी उसके पीछे अंदर जाता है। वहां बिल क्लाउन के शेप वाले पेंडुलम को क्रॉस करके कांच वाले सेक्शन में पहुंचता है जहां पेनीवाइज बिल की आंखों के सामने ही उस बच्चे को मार देता है। दूसरी तरफ रिची जब डेरी टाउन से भाग रहा होता है उसकी नज़र एक चर्च पर पड़ती है जहां स्टैनली से जुड़ी उसकी यादें होती हैं। रिची को स्टैनली से जुड़ी बातें याद आती हैं और फिर रिची को रियलाइज़ होता है कि वह गलत कर रहा है और वो अपने दोस्तों के लिए वापस आ जाता है। फिर माइक को दिखाया जाता है जो लाइब्रेरी में होता है और पेनीवाइज वहाँ उसे उसके पेरेंट्स के जलकर मरने की याद दिलाकर उसे डराता है। तभी वहाँ हेनरी आ जाता है जो माइक पर अटैक कर देता है। उसी वक्त वहाँ रिची पहुँचता है और हेनरी के सिर पर मारता है जिससे हेनरी की वहीं मौत हो जाती है। लाइब्रेरी में बेवर्ली, बेन और एडी भी पहुँचते हैं। माइक बिल को कॉल करता है और उसे भी लाइब्रेरी में बुलाता है, लेकिन बिल उस बच्चे की मौत से बहुत दुखी होता है और माइक को बोलता है कि वह अकेला ही पेनीवाइज को मारने जा रहा है और वह बाकी लूजर्स की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। माइक सबको बताता है कि पेनीवाइज को सब मिलकर ही मार सकते हैं, कोई भी अकेला उसे नहीं मार सकता। फिर सारा लूजर ग्रुप उसी भूतिया खंडर पे एक बार फिर से जाता है। बिल उन सबको अंदर आने से मना करता है क्योंकि वो उन लोगों की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता, लेकिन वो सब बिल की बात को नहीं मानते और सब अंदर आ जाते हैं। अंदर आने पर पेनीवाइज उन्हें दो ग्रुप्स में बांट देता है। बेन, बेवर्ली और माइक एक रूम में और बिल, एडी और रिची दूसरे रूम में फंस जाते हैं। तभी बेन के पेट को पेनीवाइज चाकू से कट करते हुए एच लिखता है और उन लोगों को पेनीवाइज आईने में बेन के पेट को काटते हुए दिखता है। इससे पहले कि वह बेन का गला काटे, बेवर्ली उस मिरर को तोड़ देती है। उस कांच के टूटते ही सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं और फिर इन लोगों को पता चल जाता है कि बेन का पेट सच में नहीं कटा, बल्कि ये सब पेनीवाइज का फैलाया हुआ एक भ्रम था। दूसरी तरफ बिल, एडी और रिची को एक फ्रिज दिखती है जिसमें स्टैनली होता है जो एक शैतान जैसा दिखता है और उसका सर उसके धड़ से अलग होकर बाहर आ जाता है। तभी उसके सर में से कई सारे पैर निकलते हैं और वो एक मकड़ी जैसे दिखना शुरू हो जाता है,
फिर वह उन लोगों पर अटैक कर देता है। इस सब से एडी इतना डर जाता है कि वह अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है। उधर पेनीवाइज रिची को नुकसान पहुंचाने वाला होता है, लेकिन बिल उसे बचाता है और बिल एडी को वहां पड़े एक चाकू को उठाकर पेनीवाइज को मारने के लिए बोलता है, पर एडी अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। लेकिन तभी वहां बैन आ जाता है और इस मकड़ी जैसे रूप में पेनीवाइज को चाकू से मारता है और फिर पेनीवाइज वहां से भाग जाता है। पहले तो बिल एडी पर गुस्सा होता है, लेकिन फिर वो रियलाइज करता है कि पेनीवाइज भी यही चाहता है। बिल एडी को ना डरने के लिए बोलता है। इसके बाद लूजर ग्रुप आगे जाते हैं और उस कुएं से होते हुए वहां पहुंचते हैं जहां इट मूवी में पेनीवाइज को हराया गया था। वहां उन्हें एक दरवाज़ा दिखता है और तभी बेवेली पर पेनीवाइज उस शैतान बूढ़ी औरत के रूप में फिर से अटैक करता है, लेकिन लूजर ग्रुप एक साथ बेवेली को बचा लेते हैं। अब सारे लूजर ग्रुप उस डोर को ओपन करते हैं और उसके अंदर जाते हैं। ये सारे लूजर्स वहां पहुंच जाते हैं जहां पे पेनीवाइज पहली बार अर्थ पर आया था। माइक उस पोट्री में आग जलाता है और रिचुअल ऑफ चोर्च स्टार्ट करता है। ये सब अपने अपने आर्टिफैक्ट आग में डालना शुरू करते हैं, जैसे बिल कागज़ की नाव डालता है, बेन बेवर्ली का साइन किया हुआ पेज, एडी इनहेलर डालता है, रिची वह टोकन कॉइन डालता है और माइक पत्थर डालता है। स्टैनली के आर्टिफैक्ट के रूप में ये लोग एक शार्क कैप डालते हैं जो स्टैनली ने उन्हें स्पाइडर से बचने के लिए दिया था, और फिर ये लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो जाते हैं। फिर वो आग अपने आप बुझ जाती है। इसके बाद ऊपर से 3 ऑरेंज लाइट नीचे आती हैं। माइक इन सब को पहले से ही अपनी आंखें बंद करने को बोल देता है और ये सब साथ में मिलकर टर्न लाइट इनटू डार्क बोल रहे होते हैं। आप सभी ये जानते ही हैं कि ऑरेंज लाइट ही डेड लाइट है और पेनीवाइज का असली रूप है। ये लाइट उस पोट्री में समा जाती है और माइक इस पोट्री को बंद करता है, लेकिन माइक ये पोट्री बंद नहीं कर पाता क्योंकि उसमें से एक बड़ा रेड बैलून निकलता है जो धीरे धीरे बहुत बड़ा होता जाता है और फिर फट जाता है। फिर पेनीवाइज ह्यूमन फॉर्म में वापस आता है और लूजर्स को बोलता है कि ये स्टूपिड रिचुअल उसे नहीं मार सकता। जिन आदिवासियों ने ये रिचुअल ऑफ चोट इससे पहले पेनीवाइज को मारने के लिए किया था, वो सब मारे गए थे और डर के कारण उन आदिवासियों ने डेरी टाउन को भी हमेशा के लिए छोड़ दिया था। पेनीवाइज लूजर्स को ये भी बोलता है कि ये सच्चाई माइक ने उनसे छुपाई थी, इसलिए वे सब मारे जाएंगे। सारे लूजर्स माइक पर भड़क जाते हैं। माइक उन्हें बताता है कि उसे लगा था आदिवासियों ने रिचुअल पर भरोसा नहीं किया था, इसलिए वो पेनीवाइज को नहीं मार पाए, लेकिन हम सब रिचुअल पर भरोसा करेंगे और पेनीवाइज को मार देंगे। फिर पेनीवाइज एक जायंट मकड़ी में बदल जाता है, लेकिन उसका सर इंसान का ही होता है। यहाँ हम आपको बता दें कि पेनीवाइज का ये रूप उसके असली रूप के सबसे करीब है, जो इंसान देख सकता है। पेनीवाइज लूजर्स पर अटैक करता है और ये सब अपने आप को बचाने के लिए भागते हैं और पेनीवाइज इन लोगों को इनकी पास की सबसे बुरी यादों में ले जाता है। जैसे पेनीवाइज एडी और रिची को उन 3 डोर्स की विजन दिखाता है जहाँ स्केरी, वेरी स्केरी और नॉट सो स्केरी लिखा डोर होता है। ये लोग वेरी स्केरी वाला डोर ओपन करते हैं तो वहाँ एक बिन धड़ का लड़का इनकी तरफ दौड़ कर आता है और ये लोग डर कर डोर को बंद कर देते हैं। हम आपको याद दिला दें कि इट मूवी में भी इसी तरह का डोर दिखाया गया था जिसे इन्होंने ओपन किया था और इसी लड़के का आधा कटा धड़ देखा था जो इसके ऊपर का हिस्सा था। फिर ये लोग नॉट सो स्केरी वाला डोर ओपन करते हैं जहाँ एक प्यारा सा कुत्ता बैठा होता है जो नज़र पलटते ही एक शैतान में बदल जाता है। रिची और एडी वहाँ से भाग जाते हैं। पेनीवाइज बिल को उसके घर की बेसमेंट का विजन दिखाता है जहाँ उसे जॉर्जी दिखता है, जो उसे इस बात की गिल्टी फील करवाता है कि उसकी झूठ की वजह से जॉर्जी मारा गया था। बिल वहाँ ये बात स्वीकारता है कि वो बीमार नहीं था, उसने झूठ बोला था क्योंकि वह जॉर्जी के साथ बाहर बारिश में खेलना नहीं चाहता था। पेनीवाइज बेन को उसकी सीक्रेट हाइड हाउस का विजन दिखाता है जहाँ वो अकेला होता है और ज़मीन में धंस रहा होता है। पेनीवाइज उसे बोलता है कि तू एक भद्दा मोटा इंसान है जिसका कोई दोस्त नहीं है। दूसरी तरफ बेवर्ली को उसके स्कूल के टॉयलेट का विजन दिखता है जहाँ पेनीवाइज कई सारे रूप में बेवर्ली को गिल्ट फील करवाता है। फिर जिस तरह बेवर्ली के बाथरूम में खून आया था वहाँ भी खून आता है और सारा टॉयलेट खून से भरने लगता है। बेन को जब ऐसा लगता है कि वह अब मरने वाला है
तो वह बेवर्ली को आई लव यू बोलता है और बेवर्ली भी उसे सुन पाती है। फिर बेन वो शायरी बोलता है जो उसने बेवर्ली के लिए लिखी थी। इससे बेवर्ली ये समझ जाती है कि यह शायरी बेन ने ही लिखी थी और वही उससे प्यार करता है। बेवर्ली अपने डर पर काबू करती है और फिर वो बेन तक पहुंचती है और उसे बचा भी लेती है। दूसरी तरफ बिल भी अपनी पास की गलती को स्वीकार कर अपने डर पर काबू पाता है और ये समझ जाता है कि एक दिन बारिश में यदि वो अपने भाई के साथ बाहर खेलने नहीं गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा भाई नहीं है। बिल जॉर्जी को बहुत प्यार करता है और वो एक अच्छा भाई भी है। फिर बिल अपने यंगर रूप को शूट करता है जो कि पेनीवाइज है। इससे पहले कि वो बिल पर अटैक करता, बिल वहाँ से भाग जाता है। ये सब वापस वहीं आ जाते हैं और पेनीवाइज का सामना करते हैं। पेनीवाइज माइक को पकड़ लेता है और मारने ही वाला होता है कि तभी रिची पेनीवाइज को पत्थर मारता है और बोलता है कि हम तेरे से नहीं डरते क्योंकि तू सबसे बड़ा डरपोक है। पेनीवाइज ये रियलाइज करता है कि लूसर ग्रुप अब उससे नहीं डर रहा, इसलिए वो रिची को डेड लाइट दिखाता है और रिची बेहोश होने लगता है। तभी एडी रिची की जान बचाने के लिए बेवर्ली की दी हुई उस लोहे की रॉड को फेंक कर मारता है जो भाले जैसी होती है और इससे पेनीवाइज बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। रिची की जान बच जाती है और एडी बहुत खुश होने लगता है कि उसने पेनीवाइज को हरा दिया। तभी पेनीवाइज अपने नुकीले पैरों से एडी को मारता है और एडी इससे बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। माइक सभी को बोलता है कि हमें इसे छोटी जगह पर ले जाकर मारना होगा क्योंकि इतने विशाल पेनीवाइज को हम लोग नहीं हरा सकते। और फिर लूजर ग्रुप छोटी जगह की तरफ भागते हैं ताकि पेनीवाइज भी अपने साइज को छोटा करके उनके पीछे आए और फिर ये लोग उससे लड़ पाएं। लेकिन पेनीवाइज इनका रास्ता ही रोक लेता है और सभी लूजर ग्रुप पेनीवाइज के सामने फंस जाते हैं। तभी माइक सबको बोलता है कि हमें इसे छोटा फील करवाना होगा क्योंकि हम सब इससे डर रहे हैं, इसलिए ये इतना बड़ा है और हम पर हावी हो रहा है, इसलिए हमें इसकी इंसल्ट करनी होगी ताकि ये छोटा फील कर सके। फिर सब लूजर्स पेनीवाइज की इंसल्ट करते हुए उसे क्लाउन, ओल्ड लेडी, पेंटिंग वुमन इत्यादि बोल बोल कर चिल्लाते हैं और पेनीवाइज की इंसल्ट करते हैं। जब ये सब पेनीवाइज पर हावी होने लगते हैं और उसकी इंसल्ट करते जाते हैं, पेनीवाइज छोटा होने लगता है और बहुत छोटा हो जाता है। लूजर्स इसे घेर लेते हैं और इसे जोकर, कमज़ोर दिल वाला जोकर चिल्लाने लगते हैं जिसका दिल बहुत स्लो धड़कता है और पेनीवाइज एक कमज़ोर दिल वाला जोकर बन जाता है। माइक पेनीवाइज का दिल निकालता है और फिर सब लूजर्स मिलकर पेनीवाइज के दिल को कुचल देते हैं। इससे पेनीवाइज हमेशा हमेशा के लिए मर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि डेड लाइट धीरे धीरे नीचे आती है और बुझ जाती है, जिसका अर्थ ये है कि पेनीवाइज हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। ये सब भागकर एडी के पास जाते हैं लेकिन एडी मर चुका होता है। ये सभी बहुत दुखी हो जाते हैं लेकिन तभी वह जगह टूटने लगती है। रिची एडी को छोड़कर जाना नहीं चाहता। सभी रिची को लेकर वहाँ से भागते हैं और कुएं से निकलकर जैसे ही उस भूत बंगले से बाहर आते हैं, ये जगह टूटकर ज़मीन में समा जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग उसी झील में नहा रहे होते हैं जहाँ वे बचपन में नहाया करते थे। रिची बहुत दुखी होता है और ये सभी रिची को दिलासा देते हैं और फिर बेन को बेवर्ली पानी के अंदर किस करती है। दूसरे सीन में ब्रिज पर रिची अपने नाम के इनिशियल्स के साथ ई लिखता है जो कि एडी के नाम का इनिशियल है। सारे लूजर्स शहर छोड़ने से पहले ये रियलाइज़ करते हैं कि उनके हाथ पर जो ब्लड ओथ का निशान था वो भी अब मिट गया है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि माइक बिल को कॉल करता है और ये बोलता है कि अब वो फ्लोरिडा जा रहा है क्योंकि पेनीवाइज को ख़त्म करने के लिए ही 27 सालों तक वह डेरी टाउन को नहीं छोड़ पा रहा था। और बिल भी उसे बोलता है कि वो अब अपनी स्टोरीज़ की हैप्पी एंडिंग किया करेगा। फिर माइक उस लेटर के बारे में बताता है जो स्टैनली ने सबको लिखा था। स्टैनली ने मरने से पहले सबको लेटर में लिखा था कि वो सुसाइड नहीं कर रहा है बल्कि वो लूज़र ग्रुप की मदद कर रहा है क्योंकि अगर वो डेरी टाउन आया तो पेनीवाइज से डर जाएगा, जिसके कारण लूज़र ग्रुप कमज़ोर हो जाएगा और पेनीवाइज को हरा नहीं पाएगा। लास्ट में बेन और बेवर्ली को दिखाया जाता है जो अपना गुड टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। फाइनली बेन को भी उसका प्यार मिल गया और ये मूवी यहीं एंड होती है।
हॉलीवुड डायरी की इट चैप्टर 2 की ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई सवाल है या आप किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मूवी का नाम भी लिखें। और जी हाँ, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। गुड बाय।